नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर की एक फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री में आग लगने से आसमान में छाया हुआ है काले धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन ये आप धुएं का गुबार देखिए, फैक्ट्री में किस कदर भीषण आग लगी है कि कई 100 मीटर तक धुएं का गुबार उड़ता हुआ तेजी से दिखाई दे रहा है। जयपुर में ये एक फैक्ट्री में भीषण आग का नज़ारा है। इस भयानक आग की वजह से यहाँ आसपास लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई। जयपुर की फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग लगने से आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह है कि इस मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में इस आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो चलिए अब दो दूनी चार की शुरुआत कर लेते हैं। दो दूनी चार में मेरे 3 अलग अलग सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। लखनऊ से पंकज झा, बिहार से अंजीत श्रीवास्तव और मुंबई से जितेंद्र दीक्षित जुड़ेंगे। आज हम दिल्ली से जो खबर आपके सामने रखेंगे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई आज फोन पर बातचीत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर यह बातचीत हुई थी, क्योंकि ट्रंप को अचानक ही कनाडा से G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका वापस जाना पड़ा था। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद उन्होंने आग्रह किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं और इस बार जब फोन पर बातचीत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी। क्या है विस्तार से इस पर पूरी नज़र रखेंगे और इस खबर के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगली खबर के लिए हम चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। महाराष्ट्र में बीजेपी कल तक जिस सदस्य को दाऊद इब्राहिम गिरोह का गुर्गा बता रही थी, वही शख्स अब बीजेपी का नेता बन गया है। कहानी है नासिक के सुधाकर बड़गुजर की, जिस पर बीजेपी ने अब से 1.5 साल पहले आरोप लगाया था कि इनके डी कंपनी के साथ रिश्ते हैं, लेकिन कल उन्हीं को पार्टी में प्रवेश दे दिया। इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। तो आज मुंबई से इसी खबर पर बात करेंगे। अब आइए चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज झा के पास लखनऊ। टूटती रिश्तों की डोर, पति पत्नी और वो। जी हाँ, यूपी के 5 अलग अलग शहरों से हम ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जिनके बारे में आप जान और सुनकर हैरान हो जाएंगे। कैसे पति अपनी पत्नी के साथ निकलता है चाट खाने के लिए और फिर उसी दौरान पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। शादी के 13 दिनों के बाद ही पति के घर छोड़कर पत्नी चली जाती है। बाद में पुलिस थाने तक मामला पहुंचता है। पत्नी आती है, अपने प्रेमी के साथ पकड़ी जाती है और पति कहता है कि अच्छा हुआ मैं हनीमून पर नहीं गया, वरना मेरी भी हालत राजा रघुवंशी जैसी होती। सोनम रघुवंशी की कहानी के बाद से यूपी में ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है। इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। अब बिहार की खबरों के लिए चलते हैं अंजीत के पास। पंकज, आपका बिहार की खबरों में आज बात लालू प्रसाद यादव की होगी। सवाल यह कि क्या लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक और FIR हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा है और बिहार अनुसूचित जाति आयोग ने उन्हें एक नोटिस भेजा है और यह कहा है कि 15 दिन के भीतर अपनी सफाई दीजिए, वरना FIR हो सकती है। चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, इलेक्शन की वजह से इस पर खूब सियासी हंगामा मचा हुआ है। सम्राट चौधरी ने बहुत सीधे सीधे आरोप लगाया और यह कह दिया कि लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगली खबर के लिए रुख कर रहे हैं विकास भदौरिया का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजीत आपका। तो अब हम खबरों को विस्तार से रखने की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से जो खबर हम आपके लिए करने जा रहे हैं आज, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज हुई फोन पर बातचीत है। इस फोन कॉल के डिटेल एनडीटीवी के पास हैं और ट्रंप के आग्रह पर यह बातचीत की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि अचानक ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंगटन वापस लौटना पड़ा था और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान इजरायल युद्ध को लेकर किसी बड़ी डील पर चर्चा करने के लिए वो G7 की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। इस दौरान G7 की बैठक में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी थी।
ये मुलाकात टल गई। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग्रह किया कि वो नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब फोन पर बातचीत शुरू हुई तो तकरीबन 35 मिनट तक चलती रही, यानी कि आधे घंटे से भी ज्यादा ये बातचीत चली। और इस बातचीत का जो लबो लुआब है वो पहले आपके सामने रख देते हैं। इस बातचीत का लबो लुआब ये है कि इस फोन कॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी। किस बात पर खरी खरी सुनाई, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल पर ट्रंप से साफ कहा कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकारी है और ना ही भविष्य में स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर तक, जब भारत ने पाकिस्तान के 10 एयरबेस को नष्ट कर दिया और उनको किसी कर्म का नहीं छोड़ा, उसके बाद तक भारत और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर ना तो ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई और ना ही मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत हुई। उन्होंने यूएस राष्ट्रपति से यह भी कहा कि भारत ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार कर सकता है और ना ही भविष्य में करेगा, और इस बात को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि क्या वो कनाडा से वापस लौटते वक्त अमेरिका आ सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजे में कह दिया कि उनकी पूर्व की व्यस्तता है और उनके प्रीशेड्यूल के तहत उनको और भी जगह जाना है, उनकी कई जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अभी वो अमेरिका नहीं आ सकते, लेकिन भविष्य में दोनों नेता जल्द ही मुलाकात करेंगे। इस पर सहमति बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। भारत में इसी साल क्वाड शिखर सम्मेलन होना है। क्वाड के शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह न्योता स्वीकार भी कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बातचीत ने, 35 मिनट की इस बातचीत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोल खोलकर रख दी, जिसमें वो लगातार ट्विटर से लेकर ट्रुथ और सऊदी अरब की यात्रा, कतर की यात्रा और अमेरिका में भी बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से मध्यस्थता की है वो उसी की वजह से सीज फायर हुआ है, जबकि भारत इससे लगातार इनकार करता रहा था। अब हम आपको भारतीय विदेश सचिव मिस्री जी की एक बाइट सुनवा देते हैं, एक बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने इस पूरी बातचीत का ब्यौरा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। तो इससे पहले कि हम आपके सामने ये तथ्य रखें कि कब कब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात की, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस फोन कॉल के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह भी साफ बता दिया कि जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन उनको आया था और उन्होंने ये कहा था कि 9 अप्रैल की रात पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है, उस वक्त भी भारत ने साफ कह दिया था कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, भारत उधर से चली एक भी गोली का जवाब गोले से देगा। और तब तक से लेकर और अब तक कभी मध्यस्थता की कोई बात हुई और ना ही कोई ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजों में यह बता दिया कि वो बार बार हर मंच पर, चाहे वो सोशल मीडिया का मंच हो या फिर दूसरे देशों की यात्राओं के दौरान द्विपक्षीय बातचीत का मंच, उन्होंने ये बात बार बार दोहराई कि भारत और अमेरिका के बीच उन्होंने सीज फायर उन्होंने कराया है।
इसकी भारत ने हमेशा खुले मंच से, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी खिलाफत की, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को बार बार दोहराते रहे। अब हम आपके सामने रख देते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर दावा कब कब किया और कहां कहां किया। देख लेते हैं, आपके सामने पूरा डिटेल रखते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की इस बातचीत से साफ हो गया कि ट्रंप के सारे दावे झूठे हैं। कौन कौन से दावे? डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका की मदद से लंबी चली बातचीत के बाद सीजफायर हुआ है। ये 10 मई को दावा किया गया। 10 मई को भारत ने उनके सारे एयर बेस उड़ा दिए थे और उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को कॉल करके सीजफायर की गुजारिश की थी, जिसे भारत ने स्वीकार कर दिया। 11 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल तक जो कश्मीर का मसला था वो हल नहीं हुआ, वो हल होता है या नहीं, और उसका हल निकाला जा सकता है, ये दावा कर दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की और उस समय भी तीखा प्रतिकार करते हुए बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि ना तो मध्यस्थता की बात हुई है और ना ही ट्रेड डील की कोई बात हुई है। इसके बाद 12 मई को अमेरिका ने दोनों देशों से कहा कि सीजफायर हुआ तो व्यापार में मदद की जाएगी। यह भी 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। आज इसकी भी हवा निकल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख लेते हुए टेलीफोन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन झूठे दावों को लेकर उन्हीं को आईना दिखा दिया। 13 मई को परमाणु युद्ध टालने में मदद की, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई, ये दावा किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद 15 मई को ये कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ मदद की। अब देखिए, यहां पर यू टर्न लिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और यू टर्न लेने के बाद 15 मई को ये बोलने लगे कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ मदद की। लेकिन उसके बाद फिर एक बार जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब उन्होंने इस बात को फिर से एक बार दोहराया। हमारी सहयोगी हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी इस समय कनाडा में है, G7 की कवरेज के लिए हैं वो वहाँ पर। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की बातचीत पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखाते हैं आपको। जो भारत ने स्टेटमेंट इशू किया है उससे ये जानकारी मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैरेनास्किस में मुलाकात हो सकती थी। जैसा कि एनडीटीवी पे हम रिपोर्ट कर रहे थे कि एक पुलिस साइड वार्ता दोनों साइड्स में पॉसिबल थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप एक दिन पहले ही G7 समिट से वॉशिंगटन डीसी वापस चले गए। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसके एस्केलेशन की वजह से, इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से फोन पर बात की और इस बात का जो मेन क्रक्स था और रीजन था वो ये था कि जो भारत और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी मई के शुरुआत में, उसमें जो काफ़ी कवायदें लगाई जा रही थी कि ये सीज फायर यूएस ने इनिशिएट किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस बारे में सोशल मीडिया साइट्स पे लिखा था। वो बात भारत ने एक तरह से खारिज कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत ने ना कभी मध्यस्थता मांगी है ना मांगेगी, और ये सीज फायर तब हुआ जब पाकिस्तान के कहने पर ये एक रिक्वेस्टेड कॉल थी और फिर सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में बात हुई थी और भारत ने कभी भी अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं मांगा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया कि कनाडा से जाते वक्त वो वॉशिंगटन डीसी में रुके। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। यहाँ से कनाडा से वो सीधे क्रोएशिया गए हैं, क्योंकि ये 3 लेग का टूर था, 3 नेशन का टूर था, जो साइप्रस से स्टार्ट हुआ। सेकेंड कंट्री कनाडा थी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया में हैं। एनडीटीवी के लिए महा सिद्दीकी, कैलगरी, कनाडा से। अब ये अमेरिका के लिए बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि उसका राष्ट्रपति बार बार कोई दावा कर रहा है और जो दावा किया जा रहा है उसके सामने की तरफ से वही व्यक्ति उसको आईना दिखा दे रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह इस टेलीफोनिक बातचीत पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर, ये बहुत ही शर्मिंदगी का मसला पूरे अमेरिका के लिए, खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार उन्होंने दावा किया और प्रधानमंत्री ने उनको खरी खरी सुना दी। देखिए, सबसे बड़ी
की थी जब उन्होंने भारत के ऐलान के पहले ही, चाहे उनको पाकिस्तान की तरफ से जानकारी मिली हो या जिस भी तरफ से जानकारी मिली हो, उन्होंने आगे बढ़कर ट्वीट करके इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। हालांकि वो सीज फायर नहीं था, टकरावों को रोके जाने की एक सहमति बनी थी, जिसको लेकर भारत अपनी बात बार बार साफ करता रहा है। इसके बाद जैसे आपने गिनाया कि ट्रंप जो है लगातार हर मौके पे, चाहे पोस्ट के जरिए हो, बयान के जरिए हो, वो ये दुहाई देते रहे कि ट्रेड को एक हथियार बनाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर टाला है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी की उनसे बात हुई है, उसके बाद जो भारत विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पे झलकता है कि उन्होंने बहुत ही शालीन तरीके से और डिप्लोमेटिक तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि जिस तरीके से आप बोलते हैं वो सही नहीं है। कभी भी ट्रेड का मुद्दा नहीं उठा और कभी भी मध्यस्थता की बात जो है स्वीकारी नहीं, क्योंकि अगर ट्रंप जो है, अगर वो करियर पॉलिटिशियन होते तो उनको शायद ये पता होता कि शिमला समझौते के बाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात हो ही नहीं सकती किसी तीसरे देश की, क्योंकि दोनों ही द्विपक्षीय तरीके से इस बातचीत किसी भी मसले को सुलझाने को लेकर सहमत हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता है, दूसरे देशों के पास जाता है अपना रोना रोने के लिए, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री की तरफ से खुद साफ कर दिया गया है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे से राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो इस तरह की गलत बयानी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी अमेरिका की तरफ से जो रीड आउट है वो आना बाकी है। अब देखना है कि क्या उसमें भी कोई खेल करने की कोशिश होती है, किसी और तरीके से इस बातचीत को पेश करने की कोशिश होती है, या फिर जिस तरीके से विदेश सचिव ने कहा है तमाम बातें उसी तरह से निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, और देखिए इस बात का इंतज़ार रहेगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि झूठ के पाँव नहीं होते और बहुत ज़्यादा दिन तक झूठ चल नहीं पाता। और यही वजह है कि आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई तो यहाँ पर भी झूठ टिक नहीं पाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर उमाशंकर सिंह के जरिए हासिल करेंगे। आगे चलते हैं हम अगली खबर के लिए सीधे मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। पहले आरोप लगाओ कि तुम डी कंपनी के आदमी हो, फिर पुलिस की जांच बिठाओ और फिर एक दिन उसी आदमी को अपनी पार्टी में ले लो। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा ही हुआ है। कहानी है महाराष्ट्र बीजेपी की। बीजेपी की ओर से नासिक के उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना के नेता सुधाकर बड़गुजर पर अब से 1.5 साल पहले आरोप लगाया गया कि उनके दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथ रिश्ते हैं। आरोप लगाने का आधार यह था कि वो एक वीडियो में नाचते हुए नजर आ रहे थे सलीम कुत्ता नाम के शख्स के साथ। सलीम कुत्ता वो आदमी है जो कि 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड के मामले में दोषी ठहराया गया था और पेरोल पर बाहर था, तो उसके साथ पार्टी मना रहे थे। अब बीजेपी के नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने फाड़ फाड़ कर ये आरोप लगाया, गला फाड़ फाड़ कर ये आरोप लगाया कि किस तरह से एक शिवसेना यूबीटी का नेता डी कंपनी के गुर्गे के साथ में पार्टी मना रहा है, तस्वीरें खिंचा रहा है, और इसको लेकर काफी बवाल हुआ। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के पटल पर बड़े ही गुस्से में, जोश में आकर यह कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी और पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। लेकिन कल के दिन धूमधाम से पूरे जश्न के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए यही सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए। आइए पहले सुनते हैं कि नितेश राणे ने क्या कहा इनको लेकर, किस तरह के आरोप थे और अब क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हा फोटोग्राफ पण माझ्याकडे त्याचा आहे। अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे त्या पार्टीचा व्हिडिओ आहे अध्यक्ष महोदय, तो आपल्याकडे मी पाठवणार आहे अध्यक्ष महोदय। त्वचे धागा घेऊन अगर हिंदुत्व का स्वीकार कर अगर कोई बीजेपी में शामिल होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। बड़गुजर अब 100% भगवादारी बने हैं। 100% झालेले आहेत। तो सुना आपने, ये नितेश राणे उसी बीजेपी के हैं जिस बीजेपी में अब सुधाकर बड़गुजर ने सदस्यता ले ली है, बीजेपी के अब नेता बन गए हैं। अब आइए सुनते हैं कि इस मामले को लेकर, बड़गुजर को लिए जाने को लेकर बीजेपी में भी अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वे भी जो है अनमने से कल पहुंचे इस समारोह में जहां पर इनको शामिल किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ नासिक में जो बीजेपी की विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि
इनको लिया जाना ठीक नहीं था और उनसे चर्चा नहीं की गई और इन्होंने सुधाकर बड़गुजर ने बीजेपी के लोगों को वहां पर काफी तकलीफ दी। सुनिए इन सबका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टीमध्ये विकासाकरता होते जेव्हा सुधाकरराव बडगुजर, बबनराव घोलपजी, माननीय गिरीश महाजनजी आमच्याशी बोलले तेव्हा त्या ठिकाणी कुठलाही आशा अपेक्षा न ठेवता देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाच्या सरकारमध्ये पुढच्या काळामध्ये नाशिक शहराचा विकास हा झाला पाहिजे याकरता त्यांनी पक्षप्रवेश केला। जेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये आपण एकामेकाविरुद्ध लढतो तेव्हा त्या निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये आपापल्या पक्षाची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागतं। आज मैं भाजपा में शामिल हुआ, मैं सम्मान के साथ शामिल हुआ। इसके लिए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता कि अब पार्टी को क्या जानकारी दी गई थी, हालांकि मैं निर्दोष हूँ। नगर निगम चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी होगा। मला कुठलीही कल्पना नाही किंवा पक्षामध्ये चर्चा नाही किंवा शहर पातळीवर आमच्याकडे कुठलाही असा विषय झाला नाही प्रवेशाच्या विषयी। आमचे अनेक कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे जे प्रबळ इच्छेने की निवडून यायलाच पाहिजे अशा इच्छेने त्यांनी त्यांच्या विरोधात अतिशय विखारी प्रचार केला। त्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी त्रास दिला, मग त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांना धमकावणं असेल, कुठला अनेक प्रकारचा त्रास या कार्यकर्त्यांना दिला। देखिए, सुधाकर बड़गुजर के बीजेपी से जुड़ने की वजह से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को नासिक में काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि सुधाकर बड़गुजर एक बड़े नेता थे नासिक के। लेकिन बीजेपी के सामने ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें आरोप लगाने के बाद, डी कंपनी से रिश्ता जोड़ने के बावजूद भी ऐसे नेता को अपने साथ शामिल करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी प्रांजल नासिक से। प्रांजल, आपसे समझना चाहेंगे कि सुधाकर बड़गुजर नासिक में कितने बड़े नेता हैं जिसकी वजह से बीजेपी को लगा कि इनको साथ लेना जरूरी है, इसके बावजूद कि बीजेपी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, पुलिस की जांच करवाई थी कि इनके डी कंपनी के साथ रिश्ते हैं। अगर देखा जाए तो सुधाकर बड़गुजर, ये सुधाकर बड़गुजर वो है कि जिनके भाजपा प्रवेश के लिए बहुत सारा विरोध जो है वो दिखने को मिला था, बहुत सारी नाराज़गी भी दिखने को मिली थी। अगर हम देखें एक 10 दिन पहले तो जो भाजपा की विधायक है सीमा हिरे, उनके साथ 14 कॉरपोरेटर थे, एक्स कॉरपोरेटर कि जिन्होंने मुंबई गए थे और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस हो, चंद्रशेखर बावनकुले, रविंद्र चौहान, इनसे वो मिले थे और उन्होंने कहा था कि सुधाकर बड़गुजर को पार्टी में अगर लिया गया तो बहुत सारा नुकसान पार्टी का होगा, उन पे बहुत सारे अपराध जो है वो भी दर्ज है, आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। लेकिन इसके बाद भी सुधाकर बड़गुजर का भाजपा में प्रवेश हुआ है, भाजपा में वो शामिल हो गए। अगर देखते हैं तो सुधाकर बड़गुजर 1993 के जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके में जो आरोपी थे सलीम कुत्ता, उसके साथ सुधाकर बड़गुजर का डांस वाला जो वीडियो है वो वायरल हुआ था और भाजपा के ही नीतीश राणे हो या बाकी जो सारे नेता हो, उन्होंने ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था। उन्होंने बहुत सारे उन पे गंभीर आरोप भी किए थे और इसकी जांच भी है वो चालू हो गई थी। अभी नासिक में अगर देखा जाए तो सलीम कुत्ता का जो मैटर है उसकी जांच नासिक क्राइम ब्रांच कर रही है। उसकी अगली जो सुनवाई है वो मुंबई हाईकोर्ट में 16 जुलाई को भी होने वाली है। और ऐसी क्या जरूरत पड़ी? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये सुधाकर बड़गुजर कितने बड़े नेता हैं वहां पर जो बीजेपी ने उनको लिया, ऐसी क्या मजबूरी रही बीजेपी की? अगर हम देखेंगे तो देखें तो सुधाकर बड़गुजर ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना में उपनेता थे, वो जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। और सुधाकर बड़गुजर वो जो नासिक का सिडको करके जो इलाका है उधर, यानी नासिक पश्चिम वो विधायक आता है, उधर सुधाकर बड़गुजर एक हेवीवेट नेता जो है वो बोले जाते थे। अगर दूसरी बात देखा जाए वो तो संजय राउत जो है वो संजय राउत के राइट हैंड करके भी सुधाकर बड़गुजर ये पहचाने जाते हैं। और उधर अभी अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले नासिक में ही भाजपा की मीटिंग हुई थी जिसमें 7 से 8 मंत्री भी आए थे और उन्होंने कहा था कि अपना अगला जो लक्ष्य है वो नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भाजपा का टारगेट है कि 100+100 जो अपने को पार करने के। और इसके लिए अभी सुधाकर बड़गुजर एक हेवीवेट नेता है। अभी अगर देखा जाए तो सुधाकर बड़गुजर 8 से 10 कॉरपोरेटर जो है वो चुन के ला सकते हैं इनका, इसलिए अभी यही कारण है कि सुधाकर बड़गुजर को पार्टी में शामिल किया गया होगा।
बिल्कुल प्रांजल, तो मुझे लगता है कि ये पूरा खेल जो है नासिक महानगर पालिका को लेकर ही है और उसे जीतने के लिए बीजेपी को ऐसा लगता है कि सुधाकर बड़गुजर को साथ लेना जरूरी है और यही वजह है कि चाहे वो विपक्षी पार्टियों का विरोध हो या अंदरूनी विरोध हो, बीजेपी के भीतर का विरोध हो, इन सबको अनदेखी करते हुए बीजेपी के आला नेतृत्व ने सुधाकर बड़गुजर को लेने का फैसला किया। अच्छा, जो जहां तक डी कंपनी से रिश्ते का सवाल है, तो उस बारे में अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने एक तरह से सुधाकर बड़गुजर को क्लीन चिट दे दी और ये कहा कि उनको क्लीन चिट मिलने के बाद ही पार्टी में शामिल किया गया है। सुनिए। ही गोष्ट खरीच आहे की त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती। एक व्हिडिओ देखील आमच्या नितेश राणेंनी रिलीज केला होता, पण त्यानंतर आपल्याला याची कल्पना आहे की जो गुन्हा दाखल झाला त्या गुन्ह्याचं पूर्ण त्या ठिकाणी चौकशी झाल्यानंतर चौकशी अंती त्यांच्यावर कुठली कारवाई त्यात झालेली नाही आणि ते त्या पक्षात असताना या पक्षात आल्यावर नाही। पुन्हा एकदा सांगतो, हे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधीच हे सगळं घडलेलं आहे। विधानसभेच्या निवडणुकीत आमच्या विरुद्धचे उमेदवार ते होते, शिवसेनेचे उमेदवार ते होते। आता निवडणुकीनंतर त्यांनी पक्षामध्ये येण्याचं त्या ठिकाणी इच्छा दाखवली। शेवटी त्यांनी देखील भरपूर मतं घेतलेले आहेत। आपल्या पक्षात कोणी येत असेल तर आपण निश्चितपणे त्याचं स्वागत करतो, अर्थात अपेक्षा हीच असते। तो सुना आपने देवेंद्र फडणवीस को जो सफाई दे रहे थे कि आखिर इतने विरोध के बावजूद भी सुधाकर बड़गुजर को उन्होंने क्यों लिया। धन्यवाद प्रांजल हमसे जुड़ने के लिए। और अब आइए चलते हैं लखनऊ मेरे सहयोगी पंकज झा के पास। आज बात यूपी से टूटते रिश्तों की डोर की, पति पत्नी और वो वाले एंगल की। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी क्या सामने आई, ऐसा लगता है कि अब तो ये यूपी के हर शहर की कहानी है। ऐसे ही 5 खबरों को लेकर हम आए हैं जिसमें कॉमन फैक्टर है वो शादी के कुछ दिन होते हैं और उसके बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं, पत्नी अपने प्रेमी के साथ निकल जाती है। अब एक कहानी बदायूं की है और ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि अब उसके बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि शादी के 13 दिन बाद क्या हुआ कि पत्नी फरार हो गई। मामला पुलिस थाने में पहुंचा। पति ने शिकायत की, मेरी बीवी गायब हो गई है। पुलिस ने प्रेमी और उसकी पत्नी को बरामद कर लिया। थाने में लेकर आए तो पता चला कि इनका पहले से संबंध था। पति ने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं हनीमून पर नहीं गया, वरना शायद मेरी किस्मत भी राजा रघुवंशी जैसी हो जाती। एक ऐसी ही कहानी बागपत की है। महिला पुलिस थाने में पति और पत्नी का काउंसलिंग हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच समझौता हो गया। उसके बाद पत्नी अलग रास्ते चली गई और पति अलग। पत्नी चली गई अपनी प्रेमी के साथ एक ओयो होटल में और वहां पर जब उसके ससुराल वाले पहुंचते हैं तो पत्नी अपने होटल के छत से जब कूद रही होती है तो किसी ने वो वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। चंदौली की कहानी तो और भी गजब की है। शादी के 10 दिनों बाद पति पत्नी बाजार जाते हैं चाट खाने और चाट खाने के समय ही पत्नी फरार हो जाती है, अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है। मामला फिर पुलिस थाने पहुंचता है और प्रेमी और उनकी पत्नी बरामद होती है। फिर बाद में पति ने जब मामला समझा तो प्रेमी और अपनी पत्नी की शादी करवा दी। आखिर क्यों ये बिखर रहे हैं रिश्ते, क्यों टूट रहे हैं घर, और जब ऐसा ही करना था तो फिर क्यों होती है शादी विवाह और फिर उसके बाद जो झेलना पड़ता है। क्या ये ट्रेंड हो रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है। बात करते हैं, हमारे साथ जोड़ रही हैं मशहूर मनोचिकित्सक जो हैं सुगंधा गुप्ता जी। हम उन्हीं से इस पर बात करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि अपराध से ज्यादा कहीं ये बात मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की है, इसीलिए उनसे इस पर बात करना बेहतर रहेगा। सुगंधा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? जी बिल्कुल पंकज जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है 2 दूनी 4 में। हम ये आपने कुछ कहानियां सुनी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत हैरान करने वाली है कि मान लीजिए किसी लड़के का लड़की से संबंध है तो शादी उसी से क्यों नहीं कि आप एक बार शादी कर लेते हैं और उसके बाद आप ससुराल और अपने पति से अलग हो जाती हैं, भाग जाती हैं, रिश्ते आपके बरकरार रहते हैं। ये क्या बताता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना दोनों के लिए ही बहुत दुखद होती है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, और जो परिवारों पर बीतती है वो तो खैर बात ना ही की जाए तो अच्छा। शायद इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि समय के साथ में जो शादी से या अपने जीवन साथी से जो उम्मीदें हैं वो बदलने लगी हैं। पहले यदि ये माना जाता था कि शादी केवल साथ समय बिताने का
परिवार के वंश को आगे बढ़ाने का, कि औरत की जिम्मेदारी घर संभालनी और पति को बाहर काम करने की है। अब जो यंग लोग हैं, जो यंग कपल है, वो इससे कहीं ज्यादा चीजें शादी में उम्मीद रखने लगे हैं। भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल अटैचमेंट, या बराबरी, या समानता, या कुछ भी कहें। तो जैसे जैसे शादी की उम्मीदें बदल रही हैं, परंतु समाज से वो बदलाव साथ साथ शायद नहीं आ पा रहा है। जैसे आपने बोला कि भाई यदि आप किसी और को चाहते थे तो शादी वहां क्यों नहीं की, आपने यहाँ क्यों की? तो वहां पर शायद जो समाज, परिवार की तरफ से दबाव रहता है, दोनों पर ही, लड़के पर भी और लड़की पर भी, वो कहीं ना कहीं एक चीज जो है घातक सिद्ध होती है। फर्क शायद ये आ गया है कि इसको मैं यहाँ एक बात टोकना चाहता था सुगंधा जी। ये टोकना चाहता था कि जो बात आप करें कि लड़के लड़की के संबंध पहले से हैं, फिर भी वो किसी से शादी कर लेती है, तो फिर उसके बाद उसका हौसला कैसे बढ़ता है कि वो पति के घर की चारदीवारी से बाहर निकलती है और प्रेमी के पास पहुंच जाती है? तो यही कम से कम हिम्मत वो शादी से पहले तो दिखा सकती थी ना। तो ये बात थोड़ी सी एडजस्टिंग नहीं लग रही, मतलब लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ डॉट्स हैं इसमें। जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि देखिए, ये जो जनरेशन कह ले या समाज में जो बदलाव आ रहा है, इसमें एज इट इज इनटॉलरेंस जिसको कहते हैं, सहनशीलता जिसको कहते हैं, या मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, उसकी कमी है। ये फास्ट चलने वाला जो है ये जनरेशन है, तो क्विक, शायद जल्दी अपनी भावनाओं के प्रति समन्वय नहीं बिठा पाते हैं। दूसरा, शायद सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं एक रोल है, जो कॉन्स्टेंटली एक जुड़ाव रहता है पुराने रिश्तों से, फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पेशंस का लेवल बढ़ा देता है। तीसरी चीज ये जरूर है कि जब भी कभी अपने आसपास ऐसी खबरें सामने आती हैं, तो भी चाहे लड़की हो या लड़का हो, इस तरीके की हिम्मत जुटा पाते हैं। परंतु आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि हमारे बस यही सुगंधा जी, मैं यहीं पर एक सवाल करना चाह रहा था। सुगंधा जी, मैं 1 मिनट रोकना चाहता था। जैसे बदायूं वाली कहानी है कि पति पत्नी की शादी के 13 दिन ही हुए थे और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई, नशीली कुछ चीज़ें खिला दी, बाहर चली गई। मामला पुलिस थाने में पहुंचा, पुलिस ने पत्नी को और प्रेमी को बरामद कर लिया। जब थाने में पति देखने गया, दोनों को देखा, तो उसके मुंह से इतना ही निकला कि शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ, आज अगर मैं हनीमून मनाने गया होता तो शायद मैं बचता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये सोनम और राज की वजह से क्या इस तरह की खबरें या इस तरह की चीजें, उसका कुछ असर पड़ा है समाज में, ये ज्यादा होने लगा है? देखिए, ये तो एक जाना माना ट्रेंड है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कभी कोई सुइसाइड सामने आता है, बड़े माहौल में समय फैलती हैं ऐसी चीजें, तो आम सोसाइटी में भी ऐसी खबरें फिर ज्यादा दिखने लगती हैं, हरकतें ज्यादा होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है, उससे लोगों के मन में ये विचार तो शायद आने लगे हैं कि अगर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है कि ये बात गलत है, इस तरीके का कदम उठाना बहुत गलत है। यदि हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम शादी के बाद कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, तो शादी से पहले ही अपने घर परिवार के साथ बैठकर, अपने दोस्त मित्रों, भाई बहनों के साथ बैठकर इसका इलाज निकालना चाहिए, समाधान पहले ही निकालना चाहिए, बजाय इसके कि आगे जाकर के 2 परिवार और 2 जिंदगी दोनों के लिए ही नुकसानदायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुगंधा जी, जैसा कहा आपने और बिल्कुल सही बात है। ये शादी और ये रिश्ता सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होता है, ये परिवार और समाज के बीच भी होता है। इसीलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। बिहार की खबरों के लिए चलते हैं सहयोगी अंजीत के पास। शुक्रिया पंकज आपका। बिहार से जो खबर है वो राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मौका 11 जून का था। 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। उनसे तमाम कार्यकर्ता मिलने के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान अलग अलग लोग उनको तोहफे में कुछ ना कुछ दे रहे थे, लेकिन एक कार्यकर्ता पहुंचा और उसके हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर थी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव चेयर पर बैठे हुए थे, पैर उनका टेबल पर था और इस दौरान वो फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहा था बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को हाथ में लेकर। इसको लेकर के आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा कि बाबा साहब अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया और फिर राजनीतिक जगत में, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो मांझी की पार्टी हो, यहां तक कि प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाए इस तस्वीर को लेकर के और यह कहा कि माफी मांगनी चाहिए लालू प्रसाद यादव को। इसको लेकर के तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि जन्मदिन के मौके पर ऐसा हुआ तो क्या लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि यह बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होने वाला है, बिहार में उनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए वो डरते हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसी बीच बिहार
जाति आयोग ने, जनजाति आयोग ने एक नोटिस भेजा है जिसके अध्यक्ष देवेंद्र कुमार हैं और ये पूछा गया नोटिस भेजकर कि 15 दिन में आप जवाब दीजिए कि आखिर आपके खिलाफ एफआईआर क्यों न दर्ज की जाए। सम्राट चौधरी, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से हैं और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के भीतर और कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जो दलित कार्यकर्ता हैं, और वो ये चाहते हैं कि लालू यादव इस पर माफी मांगे। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ रवि उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही है कि आपने भी तस्वीरें देखी, क्या बेवजह मुद्दा खड़ा किया जा रहा है या वाकई ये मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन क्या का जिक्र हो रहा है, 11 जून का जिक्र हो रहा है, लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर, तो आप देख रहे हैं और आप खुद भी बोल रहे हैं, हम लोग समझ भी रहे हैं। और जो देखिए, तस्वीर जो है सो झूठ नहीं बोलती, एक बात तो मानना पड़ेगा। और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बैठे हुए थे, चेयर पर बैठ करके पैर आगे किए हुए थे, उसी बीच में कई कार्यकर्ता, देखिए लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता रहे जब वो मुख्यमंत्री रहे या वो फिर राजद अध्यक्ष हों, उनका जो है सो गेट, उनका मुख्य प्रवेश द्वार उनके घर का खुला होता है आम आवाम के लिए। यह एक बड़ी बात है लालू प्रसाद यादव के साथ में। तो ये उस दिन भी कई कार्यकर्ता गए, उनसे जाकर के मिले, हालांकि वो अस्वस्थ हैं, वह किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वह उसी में एक तस्वीर जो बाबा साहब की तस्वीर बताई जा रही है, उसको उल्टी दिशा में उनके पैर के तरफ कर देखिए, लालू प्रसाद यादव किस तरफ बैठे हुए हैं, उनका चेहरा किधर है, और जो तस्वीर जो दे रहा है बुके देने के बाद, वह बाबा साहब की, वह किधर रखा हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव ने, तो हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, और जो तस्वीर बयां कर रही है, लालू प्रसाद यादव को तो यह कतई नहीं ज्ञात होगा कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दी जा रही है और वहां पर उनका कार्यकर्ता रख रहा है। नंबर एक बात। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है जो बिहार का है, उसने नोटिस सर्व कर दिया। अरे आप नोटिस सर्व किए और इधर भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेशन राज्यपाल से बीते दिन जाकर के मिल करके उनसे कार्रवाई की बात, और 2 दिन का मोहलत भारतीय जनता पार्टी दे रहा है, और उसमें नहीं देने पर अगर यदि जवाब मिला लालू प्रसाद यादव की पार्टी की ओर से या लालू प्रसाद यादव की ओर से, तो बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर जाकर के आमरण अनशन किया जाएगा। तो यह देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार में इस बार आम चुनाव होना है विधानसभा का, तो इन सारी मुद्दों को लेकर के आप जो है सो यह एक तैयारी किया जा रहा है, यह एक निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो आप अगर यदि देखेंगे, एक चीज को अगर जोड़ेंगे, डॉट से डॉट मिलाएंगे, 11 जून का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन कब जाकर के मिलता है, और इसी बीच में जो सो SC/ST आयोग जो बिहार का है वह नोटिस देता है, 15 दिन का समय देता है, और नहीं मिलने पर SC/ST आयोग के का जो अधिनियम है उसके तहत जो है सो कार्रवाई होगी। तो यह सब कुछ सजा हुआ एकदम लग रहा है कि पूरी तरह से सजावट के साथ लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तस्वीर हमने देखी और दर्शक उसको लगातार देख भी रहे हैं कि ये बात सही है कि अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि किसकी तस्वीर है, लेकिन जब तस्वीरें आ गई और ये पता चल गया, तो क्या लालू यादव को राजनीतिक बखेड़ा और न खड़ा हो, या उनके परिवार के किसी को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि अगर वो नहीं मांगेंगे, तो आप ही बता रहे थे कि इतने सारे प्लॉट्स तैयार किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में तो चुनाव भी है। देखिए, निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं, अगर यदि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ है, नंबर एक बात, पहली बात एकदम समझ लीजिए, वो अस्वस्थ हैं, वह जी तो 78वां जन्मदिन तो था उम्र के लिहाज से, लेकिन ऐसे भी उनको कई सारे कॉम्प्लिकेशन हैं लालू प्रसाद यादव को, तो इस लिहाज से वैसा वो जीवंत व्यक्ति है जो कि आम आवाम से मिलता रहता है, यह सबसे बड़ी बात है। तो ये, और उसमें आपको देखिए कि लालू प्रसाद यादव को अब कॉर्नर करने की कवायद पॉलिटिकली हो रही है, जो कि चुनाव है, इस बात को कैसे कोई इनकार कर सकता है? कोई आदमी अगर तस्वीर, हाँ यह बात आपका यह सवाल उठाना कि ऐसे में जब जानकारी हो गई इस तरीके से है, तो राजद की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से या स्वयं लालू प्रसाद यादव की ओर से ऐसा कहा जा सकता है कि नहीं, हमने बाबा साहब की तस्वीर को नहीं देखी, यह भूल हो गई। निश्चित रूप से इस पे बोलने में, देखिए सभ्य समाज में इस तरीके की बात होनी भी चाहिए, और यही मैसेज लाउड एंड क्लियर आम आवाम में होता है। लेकिन जो बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इसको नैरेटिव सेट कर रही है, इस बात को हमको नहीं लगता है कि
जो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जितना तूल दे रही है, जो नैरेटिव सेट कर रही है, उसका कोई असर भी आम आवाम पर होता हुआ दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि उपाध्याय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त में ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा और उस पर और बवाल होना निश्चित है, जो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अब रुक करते हैं अपने सहयोगी विकास भदौरिया का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजित श्रीवास्तव आपका, हमारे 3 अन्य सहयोगी जो कि लखनऊ, पटना और मुंबई से जुड़े, जितेंद्र दीक्षित, पंकज झा, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दूनी 4 में आज इतना ही। आगे भी एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन हाजिर हो रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।